हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। इस भारतीय भूगोल में आपका स्वागत है गाइस। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अगर किसी ने मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए और उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि हम यूपीएससी 2023 को टारगेट बनाकर, प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट बनाकर सारी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इजी वे में भूगोल को लेके आया हूँ। हमने सेकंड पार्ट में देखा था कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस तरीके से हिमालय को खड़ी ढाल में कट करके उसका जो विभाजन किया गया था, हमने उस चीज़ को देखा था। तो हम इस वीडियो में वही चीज़ देख रहे हैं कि देखो, ये जो है हिमालय है, पंजाब हिमालय, सिंधु नदी, जो यहाँ पे सिंधु नदी है, ये सतलज नदी, ये दोनों नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। और कुमायूं हिमालय, जिस तरीके से सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय ये सबसे बड़ा हिमालय का क्षेत्र है। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में, सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी के बीच में का जो क्षेत्र है उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। आसाम हिमालय, जो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिस्सा है उसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। तो गाइस, इसको हमको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं, पहला पार्ट हमने पढ़ा था, जिस तरीके से हमने पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट था हमारा हिमालय के बारे में पढ़ना था। अब हम सेकंड में पढ़ते हैं उत्तर का विशाल मैदान। देखिए, ये उत्तर का विशाल मैदान है, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये विशाल मैदान है। और ये जो है ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है। और इसकी हम उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे, हम इसकी उत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। देखो, उत्तर का जो विशाल मैदान है इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहले हमने हिमालय के बारे में जाना था। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जो भारतीय प्लेट है वो टेक्टोनिक प्लेट से टकराई गई, जिसकी वजह से 33 सागर में जो कचरा था उसकी वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। कई 100 साल, करोड़ साल पुराना इस हिमालय की उत्पत्ति हुई और हिमालय अभी भी बन रहा है। हम पहाड़ों की बात करें तो हिमालय एक ऐसा पहाड़ है जो अभी भी बन रहा है कंटिन्यूसली, एक नया पहाड़ कहते हैं, क्योंकि ये 1100 करोड़ साल पुराना है। और जो प्रायद्वीपीय भारत है, वो जो पठार है वो 1600 करोड़ साल पुराना है। मतलब सिर्फ 500 साल करोड़ ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पुराना है और ये नया है हिमालय। तो हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं, अगर स्पेशली हम बात करें तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये तीन नदियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही ये नदियां बहने लगी थी। ये अपने हिमालय को काट कर ये अपना पानी बहाती है, हिमालय को काट कर अपना पानी बहाती है। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया था, देखो ये सतलज नदी निकल रही है, ये हिमालय को काट रही है, यहाँ से हिमालय जा रहा है, हिमालय को काट रही है, काट कर अपना रास्ता बना रही है। और ये सिंधु नदी, ये भी हिमालय को काट कर अपना रास्ता बना रही है। ये देखो गंगा नदी और यमुना नदी भी काट कर अपना बना रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि हम जो तीन नदियां हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी सहायक नदियां हैं, यमुना, गंडक, घग्गर, ये सारी सहायक नदियां हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जानेंगे कि देखो, जो नदियां निकलती हैं हिमालय से जो नदियां निकलती है उसमें थोड़े से कंसेप्ट हैं। अभी ये नदी निकली हिमालय से, फिर डायरेक्ट पहाड़ से जब जमीन पे गिरती है नदी, तो इसकी जो रफ्तार होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है। और जब ये तेज होती है तो हिमालय की मिट्टी, अभी भी हमने देखा हुआ उत्तराखंड में कि बहुत बारी जो जो हिमालय की वो सड़क जाती हैं, वो पूरा बाढ़ आ जाता है, मिट्टी साथ लेकर आती है, पत्थर साथ लेकर आता है। तो यहाँ से हिमालय से नीचे बड़े बड़े पत्थर लेके आती है नदी, क्योंकि नदी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है। सब मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। तो डायरेक्ट हिमालय के नीचे पे, जहाँ पे उत्तराखंड अवस्थित है, वहां पर देखेंगे तो नदी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जैसे रेत की बात करें तो रेत के नीचे पानी बढ़ता है, तो बड़े बड़े पत्थर हैं ये तो इसके नीचे पानी होता है, यहाँ पे नदी दिखाई नहीं देती। तो ये खेती के लिए भी अच्छी जमीन नहीं है। और यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, इसको भाबर प्रदेश कहते हैं, जहाँ पे पत्थर है इसको भाबर प्रदेश कहते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ से आगे चलती है नदी, तो नदी निकली यहाँ से आगे, तो वहां पे एक मिट्टी मिली, यहाँ से पत्थर तो नहीं ले पाई मिट्टी, नदी पत्थर तो नहीं उठा पाई, मगर मिट्टी उठा पाई यहाँ से, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा होता नहीं, तो मिट्टी लाई, तो मिट्टी यहाँ पे पूरा दलदल कर दी। तो उसी को कहते हैं तराई क्षेत्र। ये दलदल की वजह से यहाँ पे मच्छर ज्यादा होते हैं, तो ये तराई क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े बड़े झाड़, फल, पौधे लग सकते हैं, मगर खेती के लिए जमीन इस्तेमाल नहीं होती। ये दोनों जमीन खेती के लिए इस्तेमाल नहीं होती। फिर अब यहाँ से नदी आगे निकली, तो अभी नदी के पास पास का जो एरिया है वो खादर प्रदेश कहलाता है।
खादर प्रदेश सबसे ज्यादा पानी, अच्छी जमीन, नई नई मिट्टी मिट्टी आती जा रही है और वो मिट्टी इसके ऊपर उड़ाती जा रही है, कभी कभी बाढ़ आती है तो उड़ाती जाती है, तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद जो नदी है वो खादर मिट्टी है, वो खादर मिट्टी है। अब जब कभी कभी 5 साल में 6 साल में जहाँ कहीं बाढ़ आती है और कभी वहां पे नई मिट्टी की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, मतलब एक नई मिट्टी ऊपर आ जाती है, उसका एक लेयर आ जाता है, तो ये बांगर प्रदेश कहते हैं। तो इसको हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमको एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। अब हम उत्तर का भारत का मैदान के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने जाना कि किस तरीके से कौन सी मिट्टी कैसे हो रही है। और दूसरी बात है, आप उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, तो ये देखो जो है सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है और पाकिस्तान में जा रही है, मगर ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं, जिसकी वजह से ये अपनी भारत से निकलती है और ये अपना एक रुख बनाती है पाकिस्तान के अंदर, और ये अरब सागर में गिरती है। और यहाँ से हम ब्रह्मपुत्र जानेंगे, ब्रह्मपुत्र निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। और हम यहाँ बात करें गंगा की, तो गंगा नदी उत्तराखंड से वहां से निकलती है गंगोत्री से, और आहिस्ता आहिस्ता ये आती है और ये इसी जो है बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को गिराती है। तो ये मैदान का निर्माण करती है, क्योंकि मैदान का निर्माण नदियां करती हैं, मैदान का निर्माण, क्योंकि ये मिट्टी लेके आती है तो यहाँ पे साफ होता है, ऊंचाई से जमीन पे आएगी तो यहाँ पे खड्डा था, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे बड़े बड़े मैदान का निर्माण किए। तो इन मैदान को जानते हैं, जो राजस्थान में जो मैदान है जिसको हम, तो वो तो जुगरा है, यहाँ पे पानी की कमी है, रेगिस्तान है, ये उसका कारण दूसरा है, मगर यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे मैदान है, ये राजस्थान का मैदान है, और ये पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये गंगा का ऊपरी मैदान है, और ये मिड प्रिंस गंगा का मैदान है नेपाल के नीचे से, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो ये चीजें, और लोअर गंगा का मैदान है, तो इस चीजों को हमें इम्पोर्टेंट देना है। देखो अभी सिंधु नदी का जो मैदान है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमने गंगा के मैदान को, गंगा के मैदान वो आसान था, मगर यहाँ पे दोआब बनाते हैं। देखो दोआब क्या चीज होती है, दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। अब जैसे गंगा का दोआब हमने देखा, ये दोआब जो है ये गंगा का दोआब है, मिडल गंगा दोआब है, और ये है ऊपरी गंगा दोआब है, और ये पंजाब हरियाणा है, राजस्थान का जो मैदान है। अब हम इसमें जानेंगे दोआब के बारे में, दो नदियों के बीच में। ये सतलज नदी है जो भारत उत्तराखंड से निकलती है, और ये रावी नदी है। देखो ये सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु, इन चीजों को याद रखना है। सतलज और रावी के बीच में जो दोआब है उसको बारी दोआब कहते हैं, और रावी दोआब है, रावी नदी और चिनाब नदी के बीच का जो दोआब है उसको रचना दोआब कहते हैं, और चिनाब और झेलम के बीच में जो दोआब है वो चास दोआब कहते हैं, चास दोआब। और जो झेलम और इन सिंधु नदी के बीच में है उसको सिंधु सागर दोआब कहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम में, इसको यूपीएससी की एग्जाम कंसेप्चुअल एग्जाम होती है, और सबसे टफ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे पूछेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण में क्रम में करो दोआब को, ऐसा भी पूछ सकता है, दक्षिण से लेकर उत्तर के क्रम में भी पूछ सकता है, और पूछ सकता है चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब है, रचना दोआब है। देखो चना और र को चना, रचना दोआब याद रखना है, रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआब। और बारी, देखो सतलज और रावी, सतलज को बारी दोआब, इसको याद रखना है, इसको कोई ट्रिक नहीं है। चिनाब च से आया, चिनाब, झेलम, झेलम, चास दोआब, ये चा चिनाब का आया, ज झेलम का आया, तो इसको याद रखना है चिनाब चास दोआब। और इसको तो सिंधु सागर दोआब तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि सिंधु और झेलम के बीच में, ये नदियों के क्रम को भी हमको याद रखना है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, इंदुस, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे अब सबसे पहले। अब प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ना है तो हमको जानना पड़ेगा कि क्यों भाई, क्या जरूरत है प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ना। कि प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ने के लिए हमको इस चीज को मोटा मोटा याद रखना है। मैं इसके लिए अलग से वर्ड मैप में लेके आऊंगा ये सारी चीजें वीडियो, मगर मैं इस वीडियो में तुमको मोटा मोटा समझाता हूँ। ये जो है इंडिया, इंडिया की इंडियन प्लेट है, हिंद प्लेट है, वो यहाँ थी, कर्क रेखा पर थी, मकर रेखा पे थी। तो यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता आया, अब ये मध्य रेखा है, फिर उसके ऊपर कर्क रेखा है, तो ये यहाँ से आके यहाँ टकराया। ये पहले से थोड़ा बहुत उठी हुई जमीन थी, अब ये जमीन आगे जा रही है। ये जो प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है वो आगे जा रही है, भारतीय प्लेट आगे जा रही है। अब जाते जाते ये ऐसे थोड़ी जाएगी, ये जमीन के अंदर भी धसी हुई है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जो दरार पड़ जाती है, तो जमीन के अंदर हम जाएंगे तो लावा है, तो ये घिसती है जमीन के अंदर। ये तो अरब सागर है पूरा,
अरब सागर के अंदर घिसती है, तो जहाँ पे घिसने की वजह से अरब सागर के तल के अंदर एक क्रैक आ जाता है। वो क्रैक की वजह से जो अंदर से लावा निकलना शुरू होता है, बहुत बहुत ही ज्यादा लावा निकलना शुरू होता है। जो लावा कंटिन्यूसली निकलता है, ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये कर्नाटक का हिस्सा है, महाराष्ट्र के हिस्से में कंटिन्यू लावा गिरने लगता है और ये लावा पूरे भारत में फैलने लगता है। अब गिरेगा एक जगह तो वो पतला होता है, तो वो गर्म होता है तो पतला होता है, ये इधर उधर फैलने लगा। और जिसकी वजह से जो यहाँ पे डायनासोर थे, बड़े बड़े जानवर थे, वो सब इसके नीचे दबे और वो पेट्रोलियम और लोहा, आयरन, ये सब कुछ बने। और इधर भी थोड़ा सा गिरे, जो लावा था इधर भी गिरा, यहीं पे भी बड़ी बड़ी मछलियां थी, वो भी मरी। तो यहाँ पे भी पेट्रोलियम बने ये सब लोग, क्योंकि कहीं अंदर जमीन के अंदर धस हुए वो आज पेट्रोलियम बन के निकल रहे हैं। उनको हवा की जरूरत नहीं है। तो ये चीजों को हमें पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, 1600 करोड़ साल पहले बना। किसकी वजह से? ये जो भारतीय प्लेट है अरब सागर के तट में, क्योंकि ये ऊपर तो नहीं होगा, तैर रहा तो नहीं होगा, नीचे से है, तट में इसने क्रैक किया, जिसकी वजह से वो जमीन फटी, जमीन से लावा निकला। तो यहाँ की जो मिट्टी है महाराष्ट्र कर्नाटका की पास की, वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसी वजह से, क्योंकि लावा वहां से निकला था। तो ये चीजें हमको जानना है। देखो मैंने बताया था, वो इमेज में ये बताया था। अब ये देखो, यहाँ से फटी जमीन, तो कंटिन्यूसली यहाँ से लावा निकलता गया, कंटिन्यूसली लावा निकलता गया। अब ये लावा आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक भी गया, ये लावा यहाँ तक भी गया, मगर यहाँ के बीच में जो नदी थी, नदी ने उसको फाड़ दिया। नदी ने यहाँ से अपना रास्ता बनाया। अब नदी जाएगी कहाँ से? गंगा, जमुना, इतनी सारी काली, तीस्ता, ये सारी नदियां रास्ता कहाँ से बनाएंगी? फिर भी इन्होंने यहाँ से रास्ता बनाया और यहाँ मैदान का निर्माण किया, मगर यहाँ पर कोई नदी कुछ नहीं बना पाई। जो सारी नदियां हैं वो ऊंचा, अब बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ से लावा निकला तो यहाँ पर होगा सबसे ऊंचा। इसलिए गोदावरी नदी ऐसा बह रही है, कृष्णा नदी ऐसे बह रही है, और उसके बाद कावेरी नदी ऐसे बह रही है। ये नदी का ढाल बताता है हमको कि सबसे ज्यादा ऊंचा किधर है। और यहाँ पे दो नदियां हैं जो ब्रज घाटी से निकल रही है, नर्मदा, और यहाँ पे जो है नर्मदा ताप्ती, दो नदियां निकल रही है। ये पहाड़ को चीर कर अपना रास्ता बना रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ है जिसकी वजह से नदियों को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अब अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। हमने तो जाना कि उत्पत्ति कैसी हुई, अब दूसरी बात जानेंगे। देखो प्रायद्वीपीय पठार की कैसी कैसी क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो तेलंगाना का पठार है, अजंता की श्रेणी है, बाल घाट, पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है, इसको याद रखना है। तेलंगाना का पठार, गोदावरी घाटी छत्तीसगढ़ में है, केंद्रीय है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, बुंदेलखंड वाला पठार है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखनी है। अरावली पर्वत है यहाँ पे, एक कच्छ का खाड़ी है, और ये